की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर बुधवार को ब्लास्ट हुआ और इसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज तालिबान ने ब्लास्ट में मरने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा। धमाके के वक्त तालिबान और चीनी अधिकारियों के बीच मीटिंग चल रही थी। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दी कि उन्हें भारत में डरने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में कोई खतरा नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान का कई नेताओं ने समर्थन किया। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। कई मुस्लिम संगठनों ने भी आरएसएस प्रमुख के इस बयान की तारीफ की। उधर खबर है कि चीन ऐसी तैयारी में लगा है कि अगर उसका कोई ड्रोन एक बार उड़ जाए तो फिर वो हमेशा आसमान में उड़ता रहे। इसके लिए चीन में वैज्ञानिकों ने बेहद ताकतवर लेजर बीम टेस्ट किया और उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे ड्रोन को हवा में उड़ते ही चार्ज किया जा सकेगा और अगर ड्रोन उड़ान के दौरान ही चार्ज हो जाएगा तो उसे जमीन पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तक ताकतवर लेजर बीम से ड्रोन गिराए ही जाते हैं, लेकिन चीन के रिसर्चरों ने ड्रोन के दुश्मन को ही उसकी ताकत बनाने का दावा कर दिया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह ड्रोन को ऑपरेट करना बेहद महंगा पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी। उधर कोलंबिया में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद वहां जगह जगह पहाड़ का हिस्सा खिसक रहे हैं और अलग अलग हुए हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकता नजर आया, उसने वहां बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन खिसकने का जो वीडियो सामने आया वो 9 जनवरी रोसास नगर पालिका इलाके में नेशनल हाईवे 25 का बताया जा रहा है। जमीन खिसकने के बाद नेशनल हाईवे 25 बंद हो गया है। लगातार हुई बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को कोलंबियन एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कोलंबिया सरकार की माने तो लगातार हो रही बारिश से 64 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं, जबकि 700 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इधर कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। राज्य में कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रजाध्वनि नाम से एक यात्रा शुरू की और इस यात्रा के पहले ही दिन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बड़ी घोषणा कर दी। कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा के जरिए कर्नाटक के 21 जिलों में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेगी। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक अधिकारी ने आशंका जताई कि अल-कायदा का सरगना अल जवाहिरी मरा नहीं है, जबकि पिछले साल अगस्त के महीने में वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद उसके मारे जाने का ऐलान किया था और ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए वो बच नहीं सकता। बाइडेन ने पिछले साल अगस्त में यह ऐलान तब किया था जब ये खबर आई थी कि CIA ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। तब ये दावा किया गया था कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में एक घर में छिपकर बैठा था, जिसका पता लगाने के बाद CIA ने एक ड्रोन हमले में उसे मार गिराया था। If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ही एक अधिकारी उसके जिंदा होने की आशंका जता रही है। कहा जा रहा है कि अब तक साफ नहीं हुआ कि अल जवाहिरी हमले में मारा गया था या बचकर भाग गया, क्योंकि अल-कायदा ने अब तक अल जवाहिरी के वारिस का ऐलान नहीं किया है, जबकि यह आतंकी संगठन अपने सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद उसकी गद्दी संभालने वाले के नाम की घोषणा करता रहा है ताकि उसका संगठन बिखरने से बच जाए, साथ ही उसके लड़ाकों का हौसला भी बना रहे। ऐसा ही 2011 में लादेन के मरने के बाद भी किया गया था। तब अल जवाहिरी ने तुरंत अल-कायदा की कमान संभाल ली थी और अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अल जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान होने के बाद 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसकी गद्दी संभालने वाले का नाम सामने नहीं आया। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि अल जवाहिरी जिंदा भी हो सकता है और अगर ऐसा है तो ये अमेरिका के खुफिया विभाग CIA की एक बड़ी नाकामी होगी, जिसने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। राया थाना क्षेत्र के मोहल्ले में बाइक चोरी में वांछित आरोपी मुन्ना को पुलिस टीम पकड़ने गई थी, जहां लोगों ने उन्हें घेर लिया और पथराव करने लगे। पुलिस ने जैसे ही आरोपी को हिरासत में लिया, घर वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान और भी लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ खींचतान करने लगे और पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंची। फिलहाल पुलिस अब पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के पूर्व CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। ट्रंप के पूर्व CFO पर टैक्स की भारी हेराफेरी के आरोप लगे थे।
जिन्हें वहां की अदालत ने सही पाया और ट्रंप के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एलन वाइसेलबर्ग को 5 महीने की सजा सुनाई। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि एलन वाइसेलबर्ग को किसी ऐसी जेल में भी भेजा जा सकता है जहां खूंखार कैदी रखे जाते हैं। उधर ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मौत की सजा पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक ईरान में ऐसे 20 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है जो हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे। इसीलिए ईरान पर मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लग गया। आरोप लग रहे हैं कि ईरान में दोषियों का पक्ष नहीं सुना जा रहा। 2 दिन पहले ही ईरान में एक 21 साल के खिलाड़ी मेहदी करामी को फांसी दी गई थी। ईरान के नेशनल कराटे चैंपियन मेहदी करामी को फांसी दिए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया गया था। लेकिन अब नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने हैरान करने वाली रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि ईरान में 109 लोगों को सजाए मौत मिलने का खतरा है। इनमें ज्यादातर लोगों पर वहां की पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप लगाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ईरान की अदालतें ऐसे गंभीर मामलों की सुनवाई में 1 हफ्ते से भी कम वक्त ले रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा हादसा टल गया। सदर इलाके में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया। गैस इतनी तेजी से लीक हो रही थी कि लोग मौके से भाग खड़े हुए। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर तुरंत आवाजाही बंद कर दी और इलाके की बिजली काट दी गई। गैस के रिसाव को रोकने के लिए दमकल की टीम ने पानी की बौछार की और घंटों की मशक्कत के बाद लीकेज को बंद किया गया। फिलहाल पाइपलाइन को और दुरुस्त करने के लिए अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। दरअसल शौचालय निर्माण के लिए सड़क की खुदाई की जा रही थी, जिससे गैस पाइपलाइन फट गई। इस बीच हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी को 5 साल की सजा सुनाई गई। ईरान में पिछले साल से भड़के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की वजह से कई लोग जेलों में बंद हैं। और अब वहां की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फैज़े हाशमी को 5 साल के लिए जेल भेज दिया। फैज़े हाशमी पर ईरान की सरकार ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के बचाव में उतर आए। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की सेना को अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो फिर कभी न खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर तालिबान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देने का भी आरोप लगाया। असल में आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है। पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था। इसके बाद इस आतंकी संगठन ने पूरे पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। जिसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर हमले की बात कही थी। बाद में टीटीपी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी और फिर 5 जनवरी को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। नांगरहार प्रांत इस आतंकी संगठन का गढ़ माना जाता है। ड्रोन से किए गए इस हवाई हमले में पाकिस्तान ने कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सेना के इस हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद तोरखम बॉर्डर पर तालिबानी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई थी, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में भी हवाई हमला किया, जिसमें टीटीपी के 2 आत्मघाती हमलावरों के साथ 11 आतंकी मारे गए थे। और इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई की वजह से तालिबान आग बबूला है। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए शहबाज शरीफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की पुलिस के पास जो हथियार है उनसे आतंकियों से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि टीटीपी के आतंकी अमेरिका के छोड़े गए आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिसका कुछ रोज पहले एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अफगानिस्तान के एक इलाके में कुछ आतंकी अमेरिकी हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते दिखे थे। और इस वीडियो के सामने आने के बाद यह आशंका जताई गई थी कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस आतंकी संगठन ने सीज फायर खत्म करने के बाद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान किया था और ये धमकी दी थी कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने तक उसके आतंकी दम नहीं लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के मुकाबले 2022 में टीटीपी के हमलों में 27% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान पर 14 आत्मघाती हमलों समेत 262 हमले किए थे और उन हमलों में 419 लोगों की जान चली गई और 724 लोग घायल हुए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि टीटीपी के 95% हमले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में किए गए हैं। ये दोनों प्रांत अफगानिस्तान की सीमा के पास हैं, जिसकी वजह से इन प्रांतों में टीटीपी अपने पैर जमा चुका है, जिसे उखाड़ फेंकने में पाकिस्तान को लंबी लड़ाई लड़नी होगी।
और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और महाराष्ट्र के नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कुछ अलग वजहों से ही चर्चा में आ गई है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। दरअसल बिलासपुर और नागपुर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कई दिनों से बार बार स्मोक इंडिकेटर बजने लगा था, लेकिन ट्रेन के अंदर स्मोकिंग कौन कर रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा था। रेलवे स्टार और आरपीएफ लगातार नजर बनाए हुए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लोको पायलट, टीटीई से लेकर मैनेजर तक को सतर्क कर दिया गया था। इतना ही नहीं, ट्रेन में लगे सीसीटीवी में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन में कौन स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन मंगलवार को आखिरकार आरोपी पकड़ा ही गया। दरअसल आरपीएफ की नजर कोच नंबर 12 के सीसीटीवी पर पड़ी, जिसमें कागज लगा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि केटरिंग यूनिट का एक कर्मचारी सीसीटीवी को ढककर रोजाना सिगरेट पीता था। बता दें कि ट्रेन और रेलवे स्टेशन प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है। इसी तरह के मामलों में आरपीएफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। इधर 2020 में हुए दिल्ली दंगे के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन पर आरोप तय किया गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किया, जिसके मुताबिक ताहिर हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किए पैसों का दंगे भड़काने में इस्तेमाल किया। कोर्ट इस मामले में 10 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और उधर नागपुर में धर्म भास्कर सम्मान समारोह में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। जो हिंदू राष्ट्र की उन्नति होगी तभी धर्म की उन्नति होगी। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि भगवान की इच्छा है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, इसीलिए हिंदुस्तान का उत्थान हो रहा है। सनातन धर्मच हिंदू राष्ट्र आहे। जेव्हा जेव्हा हिंदू राष्ट्राची उन्नती होते ती त्या धर्माच्या उन्नती करताच होते। आणि आता इच्छा आहे भगवंताची की सनातन धर्माचं उत्थान व्हावं, म्हणून हिंदुस्थानचं उत्थान निश्चित है। इस बीच खबर है कि सिक्किम के पास चीन ने एक नया रडार स्टेशन बना दिया। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये रडार स्टेशन चीन के कब्जा किए गए तिब्बत के इलाके में करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसके जरिए चीन भारत पर नजर रखने की फिराक में है। जानकारी के मुताबिक चीन का यह नया रडार स्टेशन पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल होगा। यानी 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस स्टेशन पर चीन का एक भी सैनिक तैनात नहीं होगा और इसे चीन अपनी सेना में बड़े बदलाव की शुरुआत भी बता रहा है। गनमाला रडार स्टेशन चीन का अहम मिलिट्री बेस माना जाता है, जो दक्षिणी तिब्बत के बड़े हिस्से पर नजर रखता है। बताया गया कि इस रडार स्टेशन को चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है, ताकि भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। एमपी के रीवा का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाएं एक आदमी की चप्पल से बुरी तरह पिटाई कर रही है। वीडियो रीवा के ऋतुराज पार्क का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 महिलाएं एक शख्स को स्टैंड के पीछे चप्पलों से पीटती नजर आ रही है। फिर उसे घसीटते हुए महिलाएं पार्क के बाहर ले जाती हैं, जहां आदमी सड़क पर बैठ जाता है। इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहते हैं। आदमी हाथ जोड़कर और कान पकड़कर महिला से माफी मांगता है। वो महिला के पैर भी पकड़ता नजर आया, लेकिन महिला रुकती नहीं है, उसे थप्पड़ मारने लगती है। वैसे इस बात का पता नहीं चल पाया है कि महिला क्यों उसकी पिटाई कर रही थी, लेकिन कुछ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। मारपीट के बाद दोनों लापता हो जाते हैं और थाने में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए के रिकवरी का नोटिस भेज दिया है। नोटिस में 10 दिन के भीतर पैसा जमा करने को कहा गया है। पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-16 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया और क्या कुछ अपडेट इस खबर में? देखिए, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की हैसियत से ये नोटिस भेजा गया है और 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का ये नोटिस है। अरविंद केजरीवाल से कहा गया है कि 10 दिन के भीतर ये पैसा जमा कराएं। दरअसल 2015-16 में जो विज्ञापन दिए गए थे उसमें आरोप ये लगाया गया उपराज्यपाल की तरफ से पिछले महीने की वो राजनीतिक
विज्ञापन थे, राजनीतिक मकसद साधने के लिए विज्ञापन दिए गए थे। इसी के मद्देनजर एक पिछले महीने उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को कहा था कि ये रिकवरी किया जाए पैसा। दरअसल इसमें 99 करोड़ रुपए जो विज्ञापन के हैं और जो 64 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं वो इस पर लगा ब्याज है। तो ऐसे में इस पर राजनीतिक बढ़ने की आशंका है। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक बच्चू कडू हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब वो पैदल सड़क पार कर रहे थे और उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद विधायक बच्चू कडू को अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हादसे में उनके सिर, आंख और पैर में गंभीर चोटें आईं। बच्चू कडू की प्रहार पार्टी महाराष्ट्र सरकार में भी शामिल है। इस बीच खबर है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका अगर चीन से टकराया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका चीन के खिलाफ जंग में उतरता है तो उसे अपने करीब 700 लड़ाकू विमानों से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई और अमेरिका चीन की सेना से भिड़ता है तो उसे भारी नुकसान होगा। अमेरिका की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक संस्था ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक चीन के साथ जंग में अमेरिकी वायुसेना के करीब 700 लड़ाकू विमान खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 20 युद्धपोत भी चीन के हमले का शिकार हो सकते हैं। दावा है कि इस जंग में अमेरिका के 3200 सैनिकों की मौत भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच 21 दिन तक जंग चली तो कितना नुकसान होगा। और इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने जान पर खेलकर बचाया है। दरअसल आगरा मुंबई हाईवे पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ये मिनी ट्रक इलेक्ट्रॉनिक का सामान लादकर ग्वालियर से भोपाल की ओर जा रहा था। ट्रक जैसे ही ग्वालियर के घटगांव के पास पहुंचा, उसमें आग लग गई, लेकिन ट्रक का गेट लॉक होने की वजह से ड्राइवर और क्लीनर अंदर ही फंस गए। ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक में फंसा देख लोगों ने पुलिस को फोन किया। हाईवे पर नाइट गश्त में लगी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और ट्रक का दरवाजा तोड़कर ड्राइवर और क्लीनर की जान बचाई। लेकिन इस दौरान ट्रक पर लदा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जान बचाने वाले सिपाहियों को पुलिस विभाग अब सम्मानित करेगा। इस बीच गुवाहाटी में पृथ्वी शॉ ने रणजी मैच में 13 शतक जड़ दिया। इसके साथ ही वो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने असम के खिलाफ 379 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 49 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। हालांकि इससे पहले कि पृथ्वी शॉ 400 रन पूरे कर पाते, असम के गेंदबाज रियान पराग ने उन्हें आउट कर दिया। इधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक ही दिन में 2 कलाकारों की फिल्म रिलीज होने पर उनके चाहने वालों में आपस में झड़प हो गई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता विजय की फिल्म वारसू और एक्टर अजीत की फिल्म तुनिवु जैसे ही रिलीज हुई, चेन्नई के एक सिनेमाघर के बाहर दोनों अभिनेताओं के चाहने वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जश्न मनाते मनाते वो आपस में भिड़ गए। एक्टर विजय और अजीत की फिल्मों वारिसू और थुनीवो के रिलीज होने पर उस सिनेमाघर के बाहर लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि उसे संभाल पाना मुश्किल दिखा। लेकिन उन्हें परेशानी इस बात से थी कि दोनों कलाकारों की फिल्म 8 साल बाद रिलीज हुई, वो भी एक ही दिन पर, जिससे गुस्साए लोगों ने थिएटर के बाहर फिल्मों के प्रचार के लिए लगाए गए कई पोस्टर और बैनरों को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। इससे पहले वो लोग जश्न में डूबे दिखे, क्योंकि वो फिल्म की रिलीज से इतने खुश थे कि उनसे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। इस दौरान फिल्म तुनिवु की रिलीज का जश्न मना रहे एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि वो धीमी रफ्तार में चलते ट्रक से कूद गया। हालांकि चेन्नई में उस सिनेमाघर के बाहर जुटे लोगों के अपने अपने तरीके से जश्न मनाने का सिलसिला जारी रहा और यही वजह रही कि कोई वहां नाचता दिखाई दिया तो कोई ट्रक पर सवार होकर झूमता नजर आया और कुछ लोगों ने तो थिएटर के बाहर आतिशबाजी भी की। लेकिन झड़प के बाद बिगड़े हालात को संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्के बल का इस्तेमाल किया, तब कहीं जाकर लोगों को तितर-बितर किया जा सका। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बुजुर्ग को अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए 5 किलोमीटर तक ठेले पर लेकर अस्पताल आना पड़ा है। एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर जाने को मजबूर दिखा। करीब 5 किलोमीटर हाथ ठेले पर पत्नी को लटाकर अस्पताल पहुंचा। इस दौरान किसी ने भी बुजुर्ग दंपति की कोई मदद नहीं की। वहीं बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर लटाकर अस्पताल ले जाते बुजुर्ग का पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा से फोन पर संपर्क साधा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के बाहर पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह पर जूते से हमला किया गया। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान के गृह मंत्री अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे।
तभी भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने उनकी कार पर जूता फेंक दिया। वो जूता राना सनाउल्लाह की कार के सामने वाले शीशे पर लगा। बताया गया कि इस घटना के बाद हमलावर वहां से फरार हो गया। राना सनाउल्लाह ने इस घटना के लिए इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार बताया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी की वजह से चीन बुरी तरह भड़क गया। उनके बीच दरार डालने के लिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे विश्व युद्ध की याद दिला दी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला बोला था, जिसके बहाने अब चीन जापान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को भड़काने में लगा है। असल में समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया दहशत में है और इसीलिए उसने जापान के साथ एक समझौता किया है, जिसे चीन अपने लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन ऑस्ट्रेलिया को बरगलाने में लगा है, ताकि जापान के साथ उसका समझौता टूट जाए। और इसके लिए चीन ऑस्ट्रेलिया को दूसरे विश्व युद्ध की याद दिला रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया को ये नसीहत भी दी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए जापानी हमलों से सबक लेते हुए उसे जापान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में आरपीएफ जवान से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग आरपीएफ जवान को दौड़ाते नजर आए। इसी घटना से जुड़े वायरल वीडियो में कुछ लोग आरपीएफ के एक जवान पर एक यात्री को चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगाते दिखे। यात्रियों ने आरोपी आरपीएफ जवान को घेर लिया और उसके साथ बदसलूकी भी करने लगे। ट्रेन जब रतलाम स्टेशन पर पहुंची तो आरपीएफ जवान को ट्रेन से उतरता देखकर कुछ यात्रियों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जवान भाग निकला। हंगामे के बीच रतलाम आरपीएफ पुलिस प्लेटफॉर्म पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। उन लोगों ने शराब पी रखी थी और शराब के दौरान वो कहीं वहाँ उतर के और ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हुआ है। बताया गया कि घटना पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन की है। रतलाम आउटर पर जैसे ही ट्रेन रुकी, उसमें सवार अजीत नाम का एक यात्री गलती से ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान दूसरे ट्रक पर आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई। के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को वहां की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। एनसीपी सांसद पर 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद पर हमले के आरोप में केस दर्ज किया गया था। और करीब 13 साल बाद एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को दोषी पाया गया, जिसके बाद कवरत्ती जिला कोर्ट ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने गो तस्करी के शक में एक पिकअप वैन को फूंक डाला। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कुछ लोग गायों से भरी एक पिकअप वैन को उज्जैन लेकर जा रहे थे, जिसका उन्होंने करीब 1 घंटे तक पीछा किया। साथ ही इस पूरी घटना का वो वीडियो भी बनाते रहे। आखिरकार उस पिकअप वैन को उन लोगों ने पकड़ लिया और उसमें आग लगाकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि उस पिकअप वैन का ड्राइवर और उसमें सवार दूसरे लोग वहां से भाग खड़े हुए। वीडियो में दिखा कि इस पिकअप वैन को रोकने से पहले उन लोगों ने किस तरह से सारी तैयारियां की। बाद में पुलिस वहां पहुंची और 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पंजाब के कपूरथला से हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी स्कूटर सवार 2 छात्रों को पीछे से टक्कर मारती नजर आई और फिर उनको कुचलते हुए आगे रुक गई। हादसे में स्कूटर सवार दोनों छात्र घायल हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि सुल्तानपुर लोधी इलाके में स्कूल में छुट्टी के बाद दोनों छात्र स्कूटी पर सवार होकर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गए। फिलहाल दोनों घायल छात्रों का इलाज जालंधर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन हादसे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने भारी तादाद में विदेशी करेंसी जब्त कर ली। इस मामले में एक यात्री को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसने फलों के एक बक्से में करीब 1.5 करोड़ की विदेशी करेंसी छिपा कर रखी थी। खबर है कि गिरफ्तार यात्री के पास से जो विदेशी करेंसी बरामद की गई, उसमें अमेरिकी डॉलर, पाउंड और रियाल भी शामिल है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने हजारों राइफल ले जा रही एक नाव को पकड़ा, जिसके बाद जानकारी आई कि राइफल ले जा रही नाव ईरान की थी, जो यमन जा रही थी। और नाव में रखी हजारों राइफल यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए थी। इस तरह के मामले में ईरान को पहले भी रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है, क्योंकि उसने कई बार समंदर के रास्ते हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की। उसकी कई कोशिशें सफल रहीं और कई फेल हो गई। ईरान इस बार भी फेल हुआ, क्योंकि यमन की ओर जा रही ईरान की नाव को अमेरिकी नौसेना ने पकड़ लिया और खबर आई कि नाव से 2000 राइफल मिली, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में ही हूथी विद्रोहियों को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ईरान नहीं माना और वहां से हूथी विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई की खबरें आती रहीं। हूथी विद्रोही यमन में शिया मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन का हिस्सा हैं।
और ईरान से इस संगठन की करीबी की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और यमन में वही शिया अल्पसंख्यक हैं जो यमन के सुन्नी मुसलमानों पर उनके दमन का आरोप लगाते हैं, जिसकी वजह से यमन के शिया मुसलमानों के हूथी संगठन ने अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया और देखते ही देखते संगठन से जुड़े लोगों को हूथी विद्रोही कहा जाने लगा, जो यमन के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यमन के इस हिस्से में उनकी अच्छी खासी आबादी है, जिन्हें ईरान से लगातार मदद मिलती है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हूथी विद्रोही युद्ध जारी रखें और इसीलिए उसने नाव से यमन की ओर हथियार भेजे, लेकिन अमेरिकी नौसेना बीच में आ गई और ईरान का काम बिगड़ गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कल रात जोशीमठ में ही रुके और आज सुबह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा की है। उसके बाद वो प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जोशीमठ में कल जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुके, राहत शिविरों में पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिलाया सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है, तो वहीं आज भी वो नरसिंह मंदिर पहुंचे, पूजन अर्चन वहां पर किया और उसके बाद एक बार फिर से दौरे पर निकल चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का ये इलाका भारी परेशानी से जूझ रहा है और ऐसे में सभी दुआ कर रहे हैं कि जोशीमठ जिस संकट में फंसा है वो बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमकर बवाल हुआ है। पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। बताया गया कि एक मामले की पैरवी करने पहुंचे वकील पर रेप के आरोपियों ने हमला कर दिया और पुलिस के सामने ही वकील की जमकर पिटाई की। पीड़ित वकील के मुताबिक रेप के मामले में आरोपी काफी समय से सुलह का दबाव बना रहे थे और मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी मामले में वो बयान दर्ज करवाने सीओ के पास आए थे, तो वही दूसरा पक्ष भी प्रार्थना पत्र देने आया था। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। 8 लोगों ने एकदम हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और एक कोई सिपाही उन्होंने हमें पीछे से पकड़ लिया, हम नहीं जान पाए कौन थे और ये लोग लात घूंटने वाले। और हंगामे के बीच वकीलों ने पूरे कैंपस को घेर लिया। वही आला अधिकारियों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। पुलिस आरोपी को अपने साथ कोतवाली थाने ले गई। दोनों पक्षों का आपसी मामला है और जांच हम कर रहे हैं, जो सत्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। वही पीड़ित वकील ने 5000 से ज्यादा नगद और सोने की चेन लूटने का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एलजेपी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। ये फैसला आईबी की उस रिपोर्ट के बाद लिया गया जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया था, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब सांसद चिराग पासवान की सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बीच खबर है कि चीन के जवाब में ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। बताया गया कि एक दिन पहले चीन की एयरफोर्स ने अपने 57 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर ताइवान को आंख दिखाई थी और इसीलिए ताइवान की सेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ताइवान की एयरफोर्स के जवानों ने सबसे पहले लड़ाकू विमानों के साथ दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने जमीन पर कैसे दुश्मन से निपटा जाए इसकी ट्रेनिंग ली। काओशोक शहर में ताइवान के सैनिकों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ काफी देर तक पसीना बहाया। इस दौरान जवानों ने दुश्मन को घेरकर उसे खत्म करने का भी तरीका सीखा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ई कोर्ट के दफ्तर में भीषण आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। दफ्तर के अंदर रखा सामान धू धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू करने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।